Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Web YouTube classes for you. हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ट्यूटोरियल के इस हिस्से में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा आयकर का सर्वोच्च निकाय है। इस प्रश्न के लिए आपके पास चार विकल्प में से पहला विकल्प है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। दूसरा विकल्प है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार। तीसरा विकल्प है सीबीडीटी। स्टूडेंट्स, जो लोग सीबीडीटी के फुल फॉर्म को नहीं जानते हैं तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको यह पता है तो आप जल्दी से कहीं इसका ऑप्शन नोट कर लें। हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइज बॉडी है, इसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस प्रश्न को यदि ध्यान से पढ़ें तो आपसे यह जानने की अपेक्षा की जा रही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे हायर लेवल पे कौन सी बॉडी है, कौन सा बोर्ड काम करता है। स्टूडेंट्स, इसमें यदि पहले ऑप्शन पे आप ध्यान दें तो यह है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ इनकम टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट तो है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट की एपेक्स बॉडी है ना, इसके अंतर्गत तमाम सारे मिनिस्ट्रीज काम करते हैं जिनमें फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट होता है, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। वहीं तीसरे ऑप्शन की यदि बात करें तो यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, यह ऑप्शन सही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो एपेक्स बॉडी है वह सीबीडीटी है। स्टूडेंट, यह सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 1 जनवरी 1964 से काम कर रही है। यह डायरेक्ट टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। वहीं चौथे विकल्प की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन है सीबीडीटी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। निम्नलिखित में से कौन सा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ 2020-21 की ठीक पहले का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वह होगा 2019-20 और इस प्रकार देखें तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है ए पर्सन इंक्लूड्स, व्यक्ति में शामिल है डॉट डॉट, अर्थात व्यक्तियों में क्या क्या शामिल है। इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली इंडिविजुअल, केवल एक व्यक्ति। तो क्या ये सही है? नहीं, व्यक्तियों में केवल इंडिविजुअल ही शामिल नहीं है। वहीं यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो है ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके अतिरिक्त भी इसमें और बातें शामिल होती हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो है इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म कंपनी ओनली, तो ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यह है इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी फॉर्म एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। तो यह ऑप्शन इस प्रश्न के उत्तर के लिए ज़्यादा सुटेबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड डॉट डॉट व्हाट, अर्थात प्रत्येक
करदाता एक व्यक्ति है और इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एवरी पर्सन इज आल्सो एज एसएससी, हर व्यक्ति एक करदाता भी है। दूसरा ऑप्शन है एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति करदाता नहीं होता है। वहीं थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन है एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, एक व्यक्ति हमेशा एक करदाता होता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है ए एचईएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, एक एचईएफ हमेशा एक करदाता होता है। स्टूडेंट, इस प्रश्न का जवाब जानने के पहले यह जान लें कि एवरी एसएससी इज अ पर्सन, यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि हर व्यक्ति जो है इनकम टैक्स की दृष्टि से एक पर्सन होता है। और पर्सन में अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या शामिल है, तो पर्सन में बी एन इंडिविजुअल, एचईएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। लेकिन वहीं यदि बात करें कि क्या हर व्यक्ति करदाता होता है, तो इसका जवाब है नहीं, हर व्यक्ति करदाता नहीं होता है। करदाता होने के लिए उसकी अलग डिफिनीशन है। कौन करदाता हो सकता है? स्टूडेंट, एसएससी की डिफिनीशन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 27 में दी गई है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति जिस पर कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई हो वह करदाता हो सकता है। एक व्यक्ति जो कर के अतिरिक्त अन्य कोई पेनाल्टी या इंटरेस्ट देने के लिए अगर उत्तरदायी है तो वह करदाता हो सकता है। एक व्यक्ति जिस पर असेसमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, कर निर्धारण की प्रक्रिया जिसके आय के संबंध में प्रारंभ हो गई है, वह करदाता हो सकता है। डीम्ड एसएससी, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है, डीम्ड एसएससी करदाता हो सकता है। एसएससी इन डिफॉल्ट करदाता हो सकता है। लेकिन सभी पर्सन जो है वो एसएससी नहीं हो सकते। तो इस आधार पर यदि देखें तो पहला विकल्प गलत है, क्योंकि एवरी पर्सन इज आल्सो एन एसएससी ऐसा संभव नहीं है। एसएससी कुछ लिमिटेड पर्सन्स ही हो सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प की बात करें तो एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है कि हर व्यक्ति जो है वो करदाता नहीं हो सकता है। वहीं यदि तीसरे विकल्प की बात करें तो है एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, तो ये भी गलत है। एएचईएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, ये भी गलत है। तो इस प्रकार देखें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी, मतलब एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, अर्थात प्रत्येक करदाता एक व्यक्ति तो है लेकिन हर व्यक्ति करदाता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट, अर्थात एओपी व्यक्तियों का संघ में शामिल है। क्या क्या शामिल है व्यक्तियों के संघ में, तो इसमें पहला ऑप्शन है ओनली इंडिविजुअल, क्या केवल व्यक्ति ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन में शामिल हैं, तो नहीं, यह ऑप्शन गलत है। व्यक्तियों के संघ में नेचुरल पर्सन अर्थात इंडिविजुअल के अतिरिक्त अदर जो पर्सन है जैसे फर्म, कंपनी, एचयूएफ, यह भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यह है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, केवल व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं और व्यक्तियों के अतिरिक्त भी अदर जो पर्सन है वो भी शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन भी गलत है। वहीं सी ऑप्शन की बात करें तो बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल पर्सन, तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों तरीके के पर्सन शामिल हो सकते हैं। वहीं डी ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ सी, बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल इंक्लूड्स इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट, अर्थात व्यक्तियों का समूह में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो इसका पहला ऑप्शन है ओनली इंडिविजुअल, केवल व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल
ओनली। तीसरा जो विकल्प है वह है बोथ इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल पर्सन्स। वहीं फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जान लें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन ही शामिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वह ज़्यादा सही है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स। केवल व्यक्ति जो नेचुरल पर्सन है मेल और फीमेल वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें नॉन इंडिविजुअल पर्सन्स लाइक फॉर्म कंपनी आदि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन empowered by entry ... of the union list of schedule 7 of the Constitution of India to levy tax on income other than agricultural income। अर्थात संविधान की अनुसूची 7 की यूनियन लिस्ट का वह कौन सा एंट्री नंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को एग्रीकल्चरल इनकम के अतिरिक्त अन्य इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार देता है। आपके पास ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है एंट्री नंबर 82, ऑप्शन सी है एंट्री नंबर 81, ऑप्शन डी है एंट्री नंबर 85। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से एंट्री नंबर पर यूनियन लिस्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है। 7th शेड्यूल का आर्टिकल नंबर 246 जिसमें 3 लिस्ट का बर्डन है, जिसमें पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है उनमें लिखे हुए आइटम्स से संबंधित नियम कानून बनाने का। वही दूसरा जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के जो भी आइटम्स हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट को संविधान एम्पावर करता है कि वो उससे संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। वहीं तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम कानून बना सकते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है वह यूनियन लिस्ट की बात हो रही है कि यूनियन लिस्ट में किस नंबर पर एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके आयकर लगाने की व्यवस्था दी गई है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 82, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम, यानी आयकर अधिनियम 1961 किस दिन से प्रभावी हुआ। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन बी है 31 मार्च 1961, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा सही है? तो हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू हो गया। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, अर्थात कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है। जिसमें पहला ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्रीय सरकार, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य गवर्नमेंट, और तीसरा ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चौथा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आपको सही ऑप्शन पता है तो आप इसे नोट कर लें, हम आपको अभी इसका सही जवाब बताएंगे। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत शेड्यूल 7 में दी गई है, और इसमें 3 लिस्ट की व्यवस्था है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ हम आपको बता दें कि जो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम है वह स्टेट लिस्ट में शामिल आइटम है।
अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एग्रीकल्चर इनकम पे कर लगा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यह इनकम टैक्स के अंतर्गत काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इनसे भी रिलेटेड मैटर नहीं है। वहीं ऑप्शन डी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सुप्रीम बॉडी है, उसका इन सब से ज़्यादा सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, अर्थात फाइनेंस एक्ट के संशोधन किस डेट से लागू होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर, थर्ड ऑप्शन है लास्ट डे ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, आप अपना जवाब कहीं नोट कर लें। स्टूडेंट्स, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यह एक्ट हर साल के फाइनेंस एक्ट के द्वारा अमेंड होता है। और ये फाइनेंस एक्ट क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि हर साल संसद में बजट पास किया जाता है, सरकार का बजट पास किया जाता है, और संसद जब यह बजट पास कर देती है और राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो यही बजट जो है वो फाइनेंस एक्ट हो जाता है। और यह फाइनेंस एक्ट के जो प्रावधान होते हैं वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड कर देते हैं, इसको संशोधित कर देते हैं। और बजट का पास किया जाता है तो बजट जो है वो फरवरी महीने में पेश किया जाता है संसद में, और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो फरवरी लास्ट तक पास हो जाती है। लेकिन इसके जहां तक लागू होने का प्रश्न है तो यह अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे अर्थात 1 अप्रैल से लागू होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का वह होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो यह है फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर। यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट जब पास होता है फरवरी के महीने में तो यह फाइनेंशियल ईयर का अंतिम समय चल रहा होता है, और ऐसी व्यवस्था है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट है वो अप्लीकेबल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। लास्ट डे ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर, यहाँ अकाउंटिंग ईयर का इनकम टैक्स में कोई मतलब ही नहीं है। अकाउंटिंग ईयर वह पीरियड होता है जो बिजनेस अपने अकाउंटिंग साइकिल के लिए इस्तेमाल करता है, और यह यूनिफॉर्म नहीं होता है, यह विभिन्न बिजनेस के लिए अपना अपना अलग अलग होता है। यूनिफॉर्म ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो अकाउंटिंग ईयर से संबंधित नहीं होते हैं, फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होते हैं। तो यहाँ यह भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द अबव। चूंकि एक ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है इसलिए डी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का है फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।